नमस्कार दोस्तों। स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं विशाल के फार्म हाउस पर। दूसरी ओर विशाल अपने फार्म हाउस पर स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा था। यह फार्म हाउस विशाल का अपना खरीदा हुआ था और यह शहर से थोड़ा दूर था, लेकिन विशाल कोई जगह पसंद थी क्योंकि वह यहां पर अपनी अय्यासियां पूरी कर सकता था। वह अक्सर लड़कियों को यहां लाता था और जो काम वह अपनी फैमिली हाउस में नहीं कर पाता था, वह चीज वह इस फार्म हाउस में आराम से कर सकता था। इसीलिए वह ज्यादातर वक्त यहीं पर गुजारता था और इसके बारे में जानवी कपूर बहुत अच्छे से जानती, क्योंकि वह भी अक्सर विशाल के साथ वक्त गुजारने के लिए इसी फार्म हाउस पर आती थी। और दूसरा, यहां उसकी प्राइवेसी काफी अच्छे से मेंटेन होती थी। शहर से बाहर होने की वजह से मीडिया और पेपराजी को उसके बारे में पता नहीं चलता था। इसीलिए विशाल और जानवी यहां पर बिंदास होकर अपनी रातें बिता सकते थे। वही विला में विशाल अभी स्विमिंग कर ही रहा था, तभी उसके कानों में टक टक हिल्स की आवाज पड़ी। विशाल जानता था कि यह आवाज किसकी हिल्स की है, क्योंकि उसकी इजाजत के बिना उसके गार्ड्स यहां किसी को नहीं आने देते थे। लेकिन जानवी भी अलग थी, वह अक्सर यहां आया करती थी, इसीलिए वह जानता था कि यह जानवी ही है। विशाल किनारे पर अपना सर निकालते हुए जानवी की ओर देखकर बोला, क्या बात है, तुम यहां पर? इतना बोलकर वह ड्रिंक का गिलास उठा लेता है। जानवी उसे अपनी लस्ट भरी नजरों से देखते हुए काफी मिस्टीरियस अंदाज में बोली, वह क्या है विशाल बेबी? मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूं। मेरे ख्याल से तुम्हें यह गिफ्ट बहुत पसंद आएगा। यह सुनकर विशाल उसे काफी मिस्टीरियस तरीके से देखते हुए बोला, कौन सा गिफ्ट है जो मुझे पसंद आएगा? फिर वह उसे एक झटके से स्विमिंग पूल में खींचते हुए उसकी बॉडी को काफी सेक्सी तरीके से छूते हुए बोला, सबसे ज्यादा तुम मुझे तब पसंद आती हो जब तुम मेरे नीचे मदहोश भरी आवाजें निकालकर मुझे एक्साइटेड कर देती हो, और शायद तुम्हारे अलावा मुझे कोई सेटिस्फाई भी नहीं कर पाता। उसकी बात सुनकर जानवी कपूर के चेहरे पर शर्मिली लिए लैल मुस्कान आ गई और वह शर्माते हुए विशाल के चेस्ट पर हल्के से मारकर बोली, हठ बदमाश, ऐसी बातें मत करो। मुझे ही पता है कि तुम बेड पर कितने वाइल्ड हो जाते हो। उसकी शर्माहट देखकर विशाल के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है और वह उसे झटके से कमर से खींचते हुए खुद से सटा देता है। अब तो जानवी भी सेड्यूस होने लगी थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मिस्टर बक्सी उसे काफी अजीब तरीके से छू रहे थे, जिसकी वजह से जानवी मदहोश हो रही थी और अपना होश खो जा रही थी। लेकिन वह अपना कोई स्कैंडल, घोटाला नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए वह वहां से निकल गई और वह यहां पर सिर्फ अपनी बॉडी की जरूरत पूरी करने आई थी, क्योंकि वह विशाल से तो कल भी मिल सकती थी, लेकिन उसके अंदर जो आग लगी थी उसे अभी सिर्फ विशाल ही शांत कर सकता था, और जैसा उसे चाहिए था वैसा हो भी रहा था। उसे देखते ही विशाल बेकाबू होने लगा। वो भी कहां पीछे हटने वाली थी। वह शर्माने का नाटक करते हुए हल्के से अपने कपड़े निकालने लगी और खुद को विशाल से एकदम चिपकाते हुए उसके कानों में गर्म सांसें छोड़ते हुए विशाल के कानों में गर्म सांस छोड़ते हुए बोली, तुम जो कह रहे हो वह सही है, लेकिन इसमें मेरी भी गलती नहीं है। तुम्हारी यह हॉट बॉडी और तुम्हारी बेड पर परफॉर्मेंस देखकर मैं खुद को रोक ही नहीं पाती और अपने होठों को उसके कान पर रख देती है और अपने गीले होठों से उसे चूसने लगती है और उसे अपनी गीली टंग, जीभ से चाटने लगती है। वैसे जानवी गलत भी नहीं थी। विशाल दिखने में एवरेज था, लेकिन उसका स्टेमिना बहुत अच्छा था और वो लड़की यों के बीच काफी फेमस था। वही जानवी को हरकत से विशाल बेकाबू होने लगा था, क्योंकि एक तो वह पहले से ही शराब के नशे में बेकाबू हुए पड़ा था, ऊपर से जानवी के इस तरह से छूने से वह बिल्कुल ही बेकाबू हो जाता है। जानवी को भी यही चाहिए था। वह उसे उकसाने के लिए अपने हाथों को उसके बॉक्सर के ऊपर से सहलाने लगती है, और शायद यही चीज जानवी के लिए मास्टर स्ट्रोक का काम कर गई, क्योंकि विशाल ने एक झटके से उसे उठाकर स्विमिंग पूल से बाहर निकाल दिया और खुद भी स्विमिंग पूल के बाहर आ गया। बाहर आते ही वह किसी भूखे भेड़िया की तरह उस पर टूट पड़ा। जानवी को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि विशाल उसके साथ क्या कर रहा है,
क्योंकि उसे खुद भी यही चाहिए था। उसने काफी छोटी सी उम्र में अपनी वर्जिनिटी खो दी थी, क्योंकि वह काफी महत्वाकांक्षी थी और वह जानती थी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कहने को तो वह एक फेमस मॉडल और एक्ट्रेस थी, लेकिन इस उपाधि को पाने के लिए उसने कौन कौन सी चीज की है, वह तो सिर्फ वही जानती है। हालांकि उसके लिए यह बहुत आम सी बात थी और उसे वाइल्ड रोमांस पसंद था। और विशाल भी उसी की तरह सोच रखता था। उसके हिसाब से एक औरत को एक मर्द को बिस्तर में खुश करना आना चाहिए, और काफी छोटी सी उम्र से यह चीज जानवी को आती थी। इसीलिए तो उसने इतनी छोटी सी उम्र में ही विशाल को अपने काबू में कर लिया था, ताकि वह अनाया के नजदीक ना जा सके। और यही जगह पर अनाया पीछे रहती थी, क्योंकि वह अपने उसूल और अपने संस्कारों की काफी रिस्पेक्ट करती थी। उसकी मां का यह मानना था कि अपना सब कुछ उसी को सौंप जाए, जिस पर आप यकीन करें, जिसे आप प्यार करें, और खुद को इतना नीचे कभी मत गिराओ कि खुद की नजर से नजरें ना मिला पाए। वही जानवी इन सब से बिल्कुल उलट थी। इसीलिए वह खुद को बेचकर भी अपने मकसद को हासिल करने में मानती थी, बिल्कुल अपनी मां की तरह। वही इस वक्त स्विमिंग पूल के किनारे दो लोग किसी भूखे भेड़िए की तरह एक दूसरे को चूम रहे थे। जानवी और विशाल को इस चीज का होश ही नहीं था कि वह दोनों कहां खड़े हैं। हालांकि इस एरिया में कोई था नहीं, लेकिन उनकी चुंबन की और सेडेक्टिव आवाज से दूर खड़े गार्ड्स आराम से सुन सकते थे। लेकिन उन लोगों के लिए काफी आम बात थी, क्योंकि उन सभी को पता था कि उनका बॉस कितना अय्याश है। इसीलिए वह बिना किसी आवाज किए अपना सिर नीचे झुकाकर ये सब कुछ सुन रहे थे। वही विशाल ने अब तक जानवी के बच्चे कूचे कपड़े भी नीचे फेंक दिए थे, या फिर ऐसा कह सकते थे कि तोड़कर फाड़ दिए थे। अब वो विशाल के सामने बिना कपड़ों खड़ी थी, और वह उसे चूमते हुए स्विमिंग पूल के पास के ही कमरे की ओर ले जाने लगता है, जो एक स्लाइडिंग कांच के डोर से खुलता था। वह बेदर्दी से कांच को खोलता है और जानवी को चूमते हुए अंदर चला जाता है। जानवी भी उसमें पूरी तरह से खोई हुई थी। उसे भी किसी चीज का होश नहीं था। थोड़ी ही देर में वह लोग बिस्तर पर पड़े हुए थे। जानवी नीचे लेटी थी और विशाल उसके ऊपर किसी भूखे भेड़िया की तरह टूट पड़ा था। विशाल काफी बेदर्दी से उसके सीने को मसल रहा था और उसे चबा रहा था, और जानवी कराहने हुए बोल रही थी, कम ऑन विशाल बेबी, डू ईट फास्ट, आई एम एंजॉयिंग, फास्ट बेबी फास्ट, आई एम टू एंजॉयिंग। वहीं उसकी बातें सुनकर विशाल पागलों की तरह उस पर अपनी हवस निकाल रहा था। यह सिलसिला लगभग पूरी रात चला। वह दोनों ही इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि आने वाले वक्त में उन दोनों की जिंदगी पलटने वाली है। कोई है जो अपना बदला लेने के लिए वापस लौट आया है, और उनकी नजरें और निगाहें उन पर पड़ चुकी हैं। अगली सुबह हर्षवर्धन के रूम में अपनी आदत के अनुसार हर्षवर्धन और अनाया दोनों ही काफी जल्दी जाग चुके थे। अनाया की चोट की वजह से हर्षवर्धन उसे कोई भी काम नहीं करने दे रहा था। इसीलिए पिछले कुछ वक्त से अनाया का मॉर्निंग रूटीन भी बदल चुका था, लेकिन अब वह काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। इसीलिए वह आज अपने पुरानी आदत के हिसाब से सुबह 5 बजे के आसपास जग जाती है। हर्षवर्धन भी आमतौर पर जल्दी उठता था, लेकिन वह इतना जल्दी नहीं जगता था। उसे बस कुछ वक्त के लिए जिम करने की आदत थी। वह और कोई एक्सरसाइज नहीं करता था। यह बात अनाया को भी पता थी, क्योंकि उसने पिछले कुछ वक्त से नोटिस किया था। अनाया नींद से उठकर अपने पास लेटे हुए अपने हॉट हब्बी को देखती है, और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वह उसके माथे को चूमती है और उसे दूर होने की कोशिश करती है। उससे पहले ही 2 जोड़ी मजबूत हाथ उसे अपनी बाहों में कस लेते हैं। दरअसल हर्षवर्धन काफी हल्की नींद में सोता था, इसलिए अनाया ने जब उसे किस किया तो उसकी नींद खुल गई। हर्षवर्धन के ऐसे अचानक अपनी बाहों में पकड़ने से अनाया कस मसाने लगी। उसके कस मसाने से हर्षवर्धन उसे अपनी गहरी आवाज में बोला, क्या हुआ बीवी, छटपटा क्यों रही हो? जब तुम मेरा फायदा उठा रही थी तब तो तुमने इस बारे में नहीं सोचा। अनाया भी उसी अंदाज में उसके चेहरे को सहलाते हुए बोली, इसे फायदा उठाना नहीं कहते, इसे गुड मॉर्निंग किस करना कहते हैं हर्ष। फिर अपना मुंह आड़ा तिरछा बनाते हुए बोली, सो अनरोमांटिक हब्बी।
उसकी इस क्यूट सी हरकत से हर्षवर्धन के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। वह उसे अपनी बाहों में करते हुए बोला, यू आर ए मड माई मॉर्निंग वाइफी। तुमने मेरी सुबह बना दी बीवी। यह सुनकर अनाया के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वह बोली, चलो उठो, हमें वॉकिंग पर भी जाना है। यह सुनकर हर्षवर्धन की आंखें छोटी हो गईं और वह बोला, तुम जानती हो बीवी, मैं जॉगिंग पर नहीं जाता। तभी अनाया गहरी सांस लेकर बोली, आज तक नहीं जाते थे, लेकिन आज से जाओगे। आज से मिस्टर रावत हर रोज अपनी बीवी के साथ गार्डन में मॉर्निंग वॉक पर जाएंगे। यह उसकी बीवी का एड्स है। यह सुन हर्षवर्धन भी किसी डरे हुए नौकर की तरह बोली, जी बीवी साहिबा, आपका और कोई एड्स है तो वो भी सुना दीजिए। यह सुनकर अनाया उसी तरह नौटंकी करते हुए बोली, जॉगिंग के बाद आप मेरे साथ मेडिटेशन करेंगे और खुद को हेल्दी रखेंगे, और अगर उसके बाद आपकी इच्छा हो तो आप जिम जा सकते हैं। यह सुनकर हर्षवर्धन की आंखें छोटी हो जाती हैं, क्योंकि सख्ती की लें अनाया ने कुछ इस तरह से कही थी कि वो जैसे हर्षवर्धन पर कोई एहसान कर रही हो, उसे जिम जाने की इजाजत देकर। क्या अनाया हर्षवर्धन की बेरंग जिंदगी में रंग भर देगी? और क्या जानवी और विशाल की अगली चाल? विशाल के फार्म हाउस पर दूसरी ओर सुबह हमारे हीरो और हीरोइन से काफी अगल थी, क्योंकि वहां विशाल और जानवी बिना कपड़े के एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे और उनकी आंखों में आपको कल रात की थकान साफ साफ नजर आ रही थी। अब तक तकरीबन दोपहर होने को आई थी। जानवी अलसाई आवाज में विशाल से हुए बोली, विशाल बेबी वेकअप, काफी देर हो चुकी है, क्या तुम्हें आज ऑफिस नहीं जाना? जानवी की बात सुनकर विशाल भी होश में आता है और वह अपनी आंखें मलते हुए इधर उधर देखता है, तो उसकी नजरें जानवी के खुले बदन पर जाती हैं। उसे देख उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ जाती है और वह उसके ऊपर झुकते हुए उसे अपनी बाहों में कसकर उसकी बॉडी को सहलाते हुए बोला, कम ऑन बेबी, इतनी जल्दी भी क्या है? तुम इतनी हॉट लग रही हो, और भला तुम्हें छोड़कर जाने का मेरा मन कैसे हो सकता है? उसकी बात सुनकर जानवी भी शर्मा जाती है, लेकिन वह उसके कंधे पर मारते हुए बोली, क्या तुम भूल रहे हो कि आज चैरिटी ऑप्शन है और वहां पर डेट मुझे कपूर इंडस्ट्री का हायर घोषित करेंगे, और आज हमारे लिए काफी बड़ा दिन है। तुम जानती तो हो आज कितना बड़ा अमाउंट हमारे हाथ लगने वाला है उस बीच की मां का सामान बेचकर। यह सुनते ही विशाल के चेहरे पर भी लालच भरी मुस्कान आ जाती है। वह जानवी को बाहों में करते हुए बोला, क्या सच में आज वह सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा जो अनायाका है? जानवी एक शैतानी मुस्कान के साथ बोली, हां बिल्कुल, दुनिया के लिए तो मैं ही कपूर खानदान की एक लौती बेटी हूं। और रही कागजों की बात, तो डेट कह रहे थे कि वह उस अनाया को वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं। यह सुनकर विशाल थोड़ा परेशान होकर कहता है, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें नहीं लगता कि वह सब कुछ तुमसे छीन लेगी? उसे वापस लाने की क्या जरूरत है? यह सुनकर जानवी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। क्या तुम भूल गए हो विशाल बेबी कि वह कहां पर है? वह हिमालय की किसी पहाड़ी इलाके में छोटे से गांव में रहती है और वहां पर लोग आध्यात्मिक जीवन जीते हैं। अब तक तो उसके दिल में दुनिया की मोह माया छूट चुकी होगी। उसे पता भी नहीं होगा कि बड़े खानदान में कैसे उठा बैठ जाता होगा और अमीर होना क्या होता होगा। वह एक मामूली से सन्यास की जिंदगी की रही है और उसे बेवकूफ बनाना काफी आसान होगा। मैं तो चाहती थी कि वह आए, उसके बाद यह ऑप्शन हो, ताकि उसे भी पता चले कि उसकी मां की चीज कैसे हम लोग नीलम करेंगे और उसके पास उसकी मां की एक भी याद नहीं रहेगी। यह कहते हुए उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। यह सुनकर विशाल ज्यादा कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसके हिसाब से जानवी सही थी, क्योंकि बचपन से ही जानवी खुद को काफी बेचारा दिखाती थी और उसने विशाल से यही कहा था, अनाया की वजह से उससे सब कुछ छीन लिया जाता है और उसकी की वजह से वो बचपन में अपने डैड से दूर रही थी और अनाया ने ही उसका सब कुछ छीन लिया। जो कुछ भी उसके पास है वो सब कुछ जानवी का होना चाहिए था। यही बातें याद करते हुए विशाल उसे संभालते हुए बोला, तुम शांत हो जाओ, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, तुम उसका सब कुछ ले लेना। लकी बात सुनकर जानवी के चेहरे पर भी एक सेतनी मुस्कान आ गई थी,
लेकिन इन दोनों को क्या पता कि उनके ये ख्वाब ख्वाब ही रह जाएंगे और अनाया उनकी जिंदगी में अब एक तूफान लेकर आएगी। वैसे रीडर्स, मुझे तो विशाल से ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं लगता। भला उसे किस एंगल से जानवी बेचारी लगती है, और उसे ऐसा क्यों लगता है कि अनाया की जायदाद जानवी की होनी चाहिए? मुझे तो वो मूर्खों का सरदार लगता है। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हर्षवर्धन के विला में दोपहर का वक्त हो रहा था और दादी मां के कहने पर हर्षवर्धन आज घर पर ही था, क्योंकि उनकी जिद थी कि अगर हर्षवर्धन उनके साथ हॉस्पिटल नहीं जाएगा तो वो अपना चेकअप नहीं करवाएगी। इसीलिए हर्षवर्धन आज घर पर रुका हुआ था। दरअसल हर्षवर्धन की दादी को इंजेक्शन से थोड़ा डर लगता है, इसीलिए वो हॉस्पिटल भी कम जाया करती है। लेकिन हर्षवर्धन की जिद के आगे वो झुक जाती थी। वो लोग अभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और अनाया अपने हाथों से खाना शर्म कर रही थी, क्योंकि दादी मां को खुश करने के लिए आज अनाया ने कुछ खास डिश बनाई थी, वो भी हर्षवर्धन की मां सीमा रवाज से रेसिपी लेकर। टेबल पर खाने की खुशबू लेते हुए दादी मां की आंखें नम हो गईं, क्योंकि उनको अपनी बहू की याद आ गई थी। वो अपने बेटे से भी ज्यादा अपनी बहू के करीब थी। दरअसल जब उन्हें अपने पति के नाजायज बेटी के बारे में पता चला था, तब वो अंदर से टूट गई थी। भले ही उनके पति ने उन्हें धोखा नहीं दिया था और किसी लालची औरत ने उन्हें नशा देकर उनके साथ सोई थी, लेकिन धोखा धोखा होता है, फिर वो जानबूझकर दिया जाए या फिर अनजाने में दिया जाए। ऊपर से जब वो लालची औरत सालों बाद अपने बेटे के साथ उनके सामने आई तो हर्षवर्धन के दादा ने यह कहकर उस बच्चे को अपने साथ रख लिया कि इन सब में इस लड़के की क्या गलती है, उसके अंदर भी उनका ही खून दौड़ता है। तब से ही हर्षवर्धन की दादी अंदर से टूट चुकी थी और उन्हें अगर किसी ने संभाला था तो वो थी उनकी बहू सीमा रावत। उस वक्त सीमा रावत की अभी अभी शादी हुई ही थी और इन सब की वजह से उसने ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी सास के साथ गुजरना शुरू कर दिया। यहां तक कि वो लोग 1 साल तक अपने हनीमून पर भी नहीं गए थे, क्योंकि उस वक्त हर्षवर्धन की दादी खुद को काफी अकेला समझती थी और उसकी वजह से सीमा रावत उनकी सहेली, बेटी और हमदर्द बन गई। आज इतने सालों बाद अपने सामने वही खाना देखकर जो उनकी लड़की बहू उनके लिए बनाती थी, वो देखकर उनकी आंखें नम हो गई थीं। वो नम आंखों से अनाया की ओर देखकर बोली, बेटा, तुम्हें कैसे पता कि यह मुझे पसंद है? वही अपनी दादी की आंखों की नमी देख हर्षवर्धन में थोड़ा हैरान था। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसे पता था कि उसकी दादी मां इतनी भी कमजोर नहीं है कि बस कुछ खाने की डिश देखकर इतनी इमोशनल जो जाए। जरूर बात कुछ और है। वही दूसरी ओर अनाया दादी मां की बात सुनकर थोड़ा सा डर गई थी, क्योंकि उसे लगा कहीं वो पकड़ी ना जाए। इसीलिए वो नजरें चुराने लगी। तभी उसकी नजरें अपनी हब्बी की सवालिया नजरों से मिली, जो जानना चाहता था कि आखिर बात क्या है। तभी अनाया बोल पड़ी, वो दादी मां, मुझे हर्षवर्धन ने बताया था कि आपको यह सब बहुत पसंद है, इसीलिए मुझे पता था। इतना बोलकर वो अपनी टीम तिमाती नजरें अपने मासूम पति की ओर कर देती है, जैसे कह रही हो, प्लीज दादी को कुछ मत बोलना, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। वही हर्षवर्धन भी उसकी कि हां में हां कर देता है, लेकिन दादी मां की परखी नजरें यह देख चुकी थीं कि जरूर बात कुछ और है, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं बोलती और बस एक बाइट खाने में से लेते हुए खाने लगी और उसके स्वाद को अपने दिल में बसने लगी। उनके मुंह से अनायास ही निकल जाता है, बिल्कुल वही स्वाद है जो सीमा के हाथों में था। यह सुनते ही हर्षवर्धन, जिसने एक बाइट खाने के लिए हाथ उठाया था, उसका हाथ वहीं रुक जाता है और उसके आंखों में अनकहे जज्बात उतर आते हैं। वह अपनी इमोशनल नजरों से अनाया को देखता है और उसके बाद अपनी दादी को देखता है, जो खाने के स्वाद में कहीं कोई हुई थी। वह भी एक बाइट खाना अपने मुंह में रखता है। उसके मुंह में भी जाना पहचाना स्वाद महसूस होता है, जो अक्सर उसकी मां के हाथों में उसे मिलता था। उसकी आंखों में भी अनाया के लिए ढेर सारे सवाल थे जो उससे पूछना चाहता था, लेकिन दादी मां की वजह से पूछ नहीं पा रहा था। तभी उसका फोन बजता है। फोन पर उसका सेक्रेटरी था, जो उसे मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म कर रहा था। हर्षवर्धन हां कहकर फोन रख देता है। यह बात दादी मां ने भी सुन ली थी।
वह उसे घूरते हुए बोली, तुम कहीं नहीं जा रही हो। हर्षवर्धन लाचार नजरों से उन्हें देखते हुए बोला, दादी माँ, मीटिंग काफी इंपॉर्टेंट है, मुझे जाना होगा। दादी माँ भी उसी गुस्से से घूरते हुए बोली, बिल्कुल नहीं। तुम यहां से बाहर जाके तो दिखाओ। अनाया भी जानती थी कि मीटिंग कितनी जरूरी है। दादी माँ बस हर्षवर्धन को पनिश करना चाहती थी, क्योंकि वह उसे अस्पताल ले गया था। वह बात को घुमाते हुए दादी माँ की और देखकर बोली, दादी माँ, आप मुझे अपने स्पेशल क्लब ले जाने वाली थीं, जहां आप अपने दोस्तों के साथ आर्ट एंड क्राफ्ट करती है और वहां पर कई सारे छोटे मोटे और भी इवेंट्स होते हैं। यह सुनकर दादी माँ का ध्यान हर्षवर्धन से हट जाता है और वह बोली, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अनाया बोली, आपने ही तो कहा था, आज हम जा रहे हैं। आपने अपने दोस्तों से भी बात कर ली है। दादी माँ किसी बच्चे की तरह खुश होते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, हम आज ही जा रहे हैं। मैं सबसे मेरी बहू को मिलवाऊंगी और बताऊंगी कि मेरी बहू ही पेंटर नाबी बटरफ्लाई है। यह सुनकर अनाया को अपना सिर पिटने का हो रहा था। उसने हर्षवर्धन को बचा लिया था, लेकिन खुद फंस गई थी। उसके चेहरे के भाव हर्षवर्धन भी देख चुका था। तभी दादी माँ बोली, तुम तैयार हो जाओ, हम थोड़ी देर के बाद जाएंगे, क्योंकि शाम को तो तुम्हें कहीं और जाना था, तुम कह रही थी। अनाया भी उन्हें मना नहीं करना चाहती थी। उसे पता था कि दादी माँ को दिखावा करना पसंद था अपने दोस्तों के बीच। दरअसल यह क्लब कोई आम क्लब नहीं था। वहां देश के जाने माने अमीर लोग अपना रिटायरमेंट एंजॉय करने आते थे। वहां ओल्ड लोगों के लिए कुछ खास गेम और कुछ आर्ट की चीज, जैसे पेंटिंग, पुरानी चीजें वहां रखी गई थीं और देश के जाने माने लोग उनके मेंबर थे। दादी भी कई सालों से उस क्लब में जाती है। क्या अनाया की पहचान आ जाएगी बाहर? क्या दादी को होगा अनाया के खाने को देख सक? क्या हर्षवर्धन को पता चल जाएगा? अपने मोम डैड के बरे में हर्षवर्धन के कमरे में डिनर के बाद अनाया दादी मां के साथ जाने के लिए तैयार होने अपने कमरे में आई थी और वो क्लोजत में कपड़े बदलकर आईने में खुद को देख रही थी। उसने घुटनों तक आती एक वाइट फ्लोरल ड्रेस पहनी थी और बालों को खुला छोड़ रखा था। वो आईने में खुद को देखते हुए बोली, क्या यह ड्रेस ठीक है? फिर अजीब सा मुंह बिगाड़कर बोली, शायद नहीं, मुझे साड़ी पहन लेना चाहिए। तभी दो मजबूत हाथों ने उसकी कमर को पकड़ लिया और उसके कानों में आवाज आई, बिल्कुल परफेक्ट, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। पहले तो ऐसे अचानक किसी के पकड़ने से अनाया एक पल के लिए डर गई, लेकिन बाद में उसे समझ आया कि उसे उसके प्यारे हब्बी के अलावा कोई और छूने की हिम्मत नहीं कर सकता। वह एक मुस्कान के साथ हर्षवर्धन की बाहों में खुद को ढीला छोड़ देती है। उसकी हरकत से हर्षवर्धन के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है, लेकिन फिर वह बिना एक्सप्रेशन के उसे ऐसे ही पीछे से बाहों में पड़ते हुए पूछता है, क्या कुछ ऐसा है मेरी मॉम डैड के बारे में जो तुम मुझे बताना चाहती हो? ये कहते हुए उसकी आंखों में ढेर सारे सवाल और चेहरे पर एक उम्मीद साफ साफ नजर आ रही थी, क्योंकि आज उसने जो खाना टेस्ट किया था उसमें हूबहू उसकी मां के हाथ का स्वाद था। हालांकि पहले भी उसने अनाया के हाथ का खाना खाया था, लेकिन वह टेस्टी होता था और दिल को सुकून पहुंचाने वाला होता था, लेकिन यह स्वाद नहीं होता था। अनाया भी समझ गई कि हर्षवर्धन को ऐसा इसीलिए महसूस हो रहा है क्योंकि उसने हर्षवर्धन की मां सीमा आंटी को फोन करके रेसिपी मंगवाई थी। वह आंखें बंद करके हर्षवर्धन के सीने पर सिर टिकते हुए बोली, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहती और मैं सच तुम्हें बता नहीं सकती। किसी को दिया हुआ वादा नहीं तोड़ सकती। यह सुनते ही हर्षवर्धन की पकड़ उसकी कमर पर कस गई। उसे लग रहा था कि अनाया को अभी भी उस पर यकीन नहीं। वह गहरी सांस लेकर बोला, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? यह कहते हुए उसके चेहरे पर काफी नाखुश भाव थे। अनाया उसकी बात सुनकर अपनी आंखों में गुस्सा भरते हुए उसकी ओर देखती है और उसे गर्दन से झुकाते हुए एक झटके से अपनी नजरों के सामने लाकर बोली, अगली बार ऐसा मत बोलना, क्योंकि अगर यकीन नहीं होता तो तुम मेरे इतने नजदीक नहीं होते। अनाया कपूर शो दुश्मन पाल सकती है, लेकिन एक गद्दार नहीं, और तुम्हें मैंने अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनाया है।
और अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। तो तुम इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं वादे से बंधी हुई हूं। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे सामने खोलकर रख देती है। इतना सुनते ही हर्षवर्धन के दिल में एक सुकून और चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह उसके माथे को जोर से चूमते हुए डिप आवाज में बोला, भले ही तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी आंखों में मुझे एक उम्मीद मिली है और मैं अपनी कोशिश आगे भी बढ़ाता रहूंगा। अनाया के दिल में एक दर्द सा उठा, क्योंकि वह जानती थी कि हर्षवर्धन अपनी मां बाप को सालों से ढूंढ रहा है, क्योंकि उसे कभी यकीन नहीं हुआ था कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। अनाया को हर्षवर्धन की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। वह उसे जोर से गले लगाती है और उसके कान में हल्के से बोली, मुझे पता है तुम क्या कह रहे हो, लेकिन अपनी कोशिश को और मत बढ़ाना, वरना तुम्हारे दुश्मनों को पता चल जाएगा और बाद में उन्हें बचाना और भी मुश्किल हो जाएगा। इतना बोलकर वह अपने हाथों की पकड़ और मजबूत कर देती है। उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन की आंखें गुस्से और दर्द से लाल हो जाती है और वह भी उसे अपनी बाहों में कस लेता है। वह समझ जाता है कि अनाया क्या कहना चाहती थी, कि अगर उसने अपने मॉम डैड को ढूंढ लिया है तो वह उनके दुश्मन के हाथ भी आ जाएंगे और बाद में शायद वह उन्हें बचा भी ना पाए। फिर हर्षवर्धन उसके बालों में अपना चेहरा छुपाते हुए अपनी परेशान और चिंता भरे स्वर में पूछता है, क्या तुम्हें उनके बारे में पता है? अनाया उसे कोई जवाब नहीं देती, लेकिन अपने हाथों की पकड़ उसकी कमर पर और मजबूत कर देती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह अपने स्ट्रांग को इस तरह से टूटता हुआ नहीं देख सकती थी। उसे अपना हस्बैंड दुनिया के सामने किसी चट्टान की तरह खड़ा ही पसंद था। हर्षवर्धन भी उसकी पकड़ का मतलब समझ गया। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। हालांकि अनाया ने उसे देखा नहीं, लेकिन अब हर्षवर्धन के दिल में एक उम्मीद थी कि उसके मॉम डैड मिल सकते हैं, और अगर वो अनाया के पास है या फिर अनाया यह जानती है वह कहां है, तो वह सुरक्षित और जिंदा होगे। वह उसके कान में हल्की आवाज में बोली, थैंक यू बीवी, मुझे सुकून देने के लिए। अनाया समझ जाती है कि वह किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन वह ज्यादा कुछ नहीं बोलती और ऐसे ही गले लगाए हुए बोली, मिस्टर हस्बैंड, मुझे पता है तुम बहुत स्ट्रांग हो और ताकतवर भी, लेकिन जब तुम फॉरेन में थे तब रावत खानदान में कुछ ज्यादा ही दिमक लग गई थी और रावत खानदान की जड़ों में दीमक बैठ चुकी है। तुम्हें चुन चुनकर उन सभी दिमक को हटाना होगा, और वो भी संभाल संभाल कर, ताकि एक के सफाए पर दूसरे को भनक तक न लगे। उसके बाद शायद तुम्हें वह चीज भी मिल जाए जिस बारे में तुम सोच रहे हो। उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन की मुट्ठी गुस्से में कस जाती है। वह समझ जाता है कि अनाया उसके दुश्मनों और गद्दारों के बारे में बात कर रही है, जिसने वजह से उसके पिता की यह हालत हुई थी। हालांकि अनाया यह साफ साफ नहीं कह रही थी, लेकिन हर्षवर्धन अब अनाया की हर एहसास, हर चाल को समझने लगा था। उसकी बात पर हर्षवर्धन उसको खुद से हल्का सा दूर करता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं समझ गया बीवी, तुम चिंता मत करो। मैं बहुत जल्द अन्य सभी डिमगों को उखाड़कर दूर फेंक दूंगा। आज तक मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन अब है, और एक और उम्मीद तुमने भी दे दी। मैं ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा उन्हें बाहर फेंकने में। तभी उन दोनों के कानों में दरवाजा नोक होने की आवाज आती है। वह दोनों ही अपने ख्यालों से बाहर आए और एक दूसरे की आंखों से दूर होते हैं। हर्षवर्धन गंभीर आवाज में बोला, कमिंग, अंदर आओ। तो दरवाजे से अंदर एक मेड आती है और वह सर झुकाकर बोली, वह मास्टर बड़ी मैडम ने छोटी मैडम को याद किया है। अनाया समझ गई कि उनके क्लब जाने का वक्त हो गया। वह बिना भाव के बोली, तुम जाओ, मैं आ रही हूं। वह मेड भी अपनी नजर झुकाए वहां से चली गई। उसकी हिम्मत नहीं हुई हर्षवर्धन की ओर देखने की, क्योंकि हर्षवर्धन का डर ही उन सब में इतना फैला हुआ था कि कोई भी उसके सामने नजर तक नहीं उठाता था। वही उस मेड के जाने के बाद अनाया हर्षवर्धन के नजदीक जाकर बोली, हर्ष, एक बात हमेशा याद रखना,
कभी भी दुश्मन को यह मौका मत देना कि वो तुम पर हावी हो सके। क्या तुम जानते हो कि जंगल का सबसे ज्यादा ताकतवर जानवर कौन होता है? यह सुनकर हर्षवर्धन बोला, बिल्कुल जानता हूं, शेर होता है। अनाया उसकी आंखों में देखकर गंभीर होकर बोली, नहीं, उसके पास सिर्फ शारीरिक ताकत है, दिमागी नहीं। और शेर की तरह जो भी इंसान सिर्फ अपनी ताकत के बल पर कोई जंग कार्य है तो कभी न कभी उसकी हार जरूर होती है, लेकिन अगर कोई भी अपने दिमाग से जंग करता है तो वो कभी नहीं हारता। मुझे पता है, तुम्हें कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता और नहीं कोई तुम्हें हरा सकता है, लेकिन लोगों की चालबाजी का कोई भरोसा नहीं। इसीलिए अपने दिमाग से सोचो, दिल से नहीं। फिर उसके होठों पर एक इमोशन से भरा डिप किस करके बोली, मुझे मेरा हर्ष लोगों पर रूल करता हुआ ही पसंद है। इतना बोल वो वहां से चली गई। वही वो इस बात से बिल्कुल ही अनजान थी कि पीछे खड़ा हर्षवर्धन के दिल पर उसकी बातों का क्या असर हुआ है। वो अनाया की पीठ को देखते हुए बोला, लोग सही कहते हैं, आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं अगर आपके पास एक सही जीवन साथी हो तो, और मेरे पास वो है। इतना बोलकर वो सेक्रेटरी को फोन करके कुछ पता लगाने को कहता है और कुछ तैयारी करने को कहता है उसकी राइवल कंपनी के लिए। आज वो दिल से खुश था अनाया को अपनी जिंदगी में पाकर। अमितौर के खास क्लब में, यह एक आलीशान क्लब था जहां अमीरी के शौक की हर चीज थी। यहां की हर चीज की कीमत आप पैसों से नहीं लगा सकती, क्योंकि क्लब के एंट्रेस में ही एक खूबसूरत सी कांच का बना एंटीक रखा था और अंदर काफी सारी चीजें थीं, जैसे एक तरफ बड़े से मैदान में एक गोल्फ कोर्स, दूसरी ओर हॉर्स राइडिंग का ग्राउंड और एक गन शूटिंग एरिया भी था। वहीं उसी ग्राउंड के साइड में एक बहुत अच्छा गार्डन था और उसी गार्डन को पेड़ों की छाव और कुछ खास किस्म की बेलों से छाव बनाकर नीचे आरामदायक कुर्सियां रखी हुई थी जहां बैठकर कुछ बुजुर्ग चेस खेल रहे थे, और वहीं से ही गोल्फ कोर्स और हॉर्स राइडिंग करते लोग नजर आ रहे थे। वैसे यहां काफी कम लोग नजर आते थे, क्योंकि वहां देश की टॉप 5 खानदान के लोग ही आते थे और वही लोग यह क्लब चलाते थे। और यहां आने के लिए बड़े बड़े खानदान तरसते थे, क्योंकि कोई भी यहां ऐसे ही नहीं आ सकता था, और यहां आने का मतलब हाई सोसाइटी में कुछ ज्यादा ही बड़ा था। इसीलिए अक्सर लोग इन 5 खानदान के जरिए यहां आने का मौका कहते थे, ताकि वो लोग इन 5 खानदान के नजदीक जा सके और इन सब का फायदा अपने बिजनेस में उठा सके। अनाया आने वाले नए तूफान से बिल्कुल अनजान उस क्लब में चली जाती है। क्या हर्षवर्धन अनाया की बातों का मतलब समझ पाएगा? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।